हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों का सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में। अध्याय 9 है बायोलॉजी का, विषय जीव विज्ञान अध्याय 9। अब इसे पढ़ते हैं आनुवंशिकी। आनुवंशिकी किसे कहते हैं? तो आनुवंशिकी का अध्ययन क्या होता है देखते हैं। तो आनुवंशिकी या आनुवंशिकता विभिन्न लक्षणों का पूर्ण या विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना, इसी को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। या इसे कह सकते हैं, इसमें अध्ययन होता है विभिन्नता या विविधता। यह जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। इसकी असमानता की अवस्था है। इसे दो भागों में बांटा गया है। शारीरिक कोशिका भिन्नता, दूसरा जनन कोशिका भिन्नता। दो बड़े भागों में बांटता है। इसमें आता है शारीरिक कोशिका भिन्नता। यह शारीरिक कोशिकाओं में होती है। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। कौन? शारीरिक कोशिका भिन्नता में। जैव विकास में सहायक नहीं होते। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है, जैसे कानों में छेद करना, कुत्तों की पूंछ काटना आदि। अगर इसका मतलब नहीं समझे, अगर हम कहते कानों में छेद कर रहे हैं तो नहीं कि हमारे आने वाली संतान जो है उनके कानों में छेदा रहेगा। आप कुत्ते की पूंछ काट दें तो कुत्ते के जो बच्चे होंगे उनके पूंछ भी कटे होंगे। ऐसी बात नहीं होती है किसमें? शारीरिक कोशिका भिन्नता में ये बात नहीं होती है। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना प्रयोग किया था। अब आता है जनन कोशिका भिन्नता। यह जनन कोशिकाओं में होती है। यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। यह जैव विकास में सहायक होते हैं। इन्हें आनुवंशिक लक्षण भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए मानव के बालों का रंग, मानव की शरीर की लंबाई, ये इनके संतानों में होती रहती। अब देखेंगे जनन के दौरान भिन्नताओं का संचयन, यानी भिन्नता किसे कहते हैं? जनन द्वारा परिलक्षित होते हैं, चाहे जंतु हो। ये दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक में क्या होता है? भिन्नताएं कम होती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एक नर तथा एक मादा अंग ही भाग लेते हैं। ये नहीं कि दोनों भाग, कहां से होगा भिन्नताएं? दूसरा, डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियां होती है, यानी डीएनए में ज्यादा गलतियां नहीं होती है, जिसके कारण उत्पन्न होती हैं। इसके बाद आता लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं हम जान लेंगे। लैंगिक जनन दो लोगों के, यानी लैंगिक जनन के लिए मेल और फीमेल यानी नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। इसमें विविधता अपेक्षाकृत अधिक होगी। जब दो लोग रहेंगे दोनों को लक्षण आएंगे, विविधता क्या होगी? अधिक होगी। क्रॉस संकरण के दौरान गुणसूत्र क्रोमोसोम के वियोजन द्वारा म्यूटेशन यानी उनमें उत्परिवर्तन के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्नता के लाभ। विभिन्नता के कौन कौन लाभ है? प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने के लिए संभावना अधिक होती है। पर दूसरा है पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है। इसमें स्वतंत्र एवं जुड़े कणपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्तन हैं। अब आता है मेंडल का योगदान। अब हम कहते हैं भाई साहब कोई पूछ दे, अच्छा आनुवंशिकता के पिता किसे कहते थे? कहा जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता या आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो सबसे पहले मेंडल ने वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए। कुछ क्या हुआ? कुछ नियम प्रस्तुत किए। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे के विप्रयासी यानी 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम जान जाएं मेंडल साहब ने किस पौधे पर प्रयोग किया। तो सबसे पहले जान जाए मेंडल साहब ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम। क्या होता है? पाइसम सटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। पाइसम पाइसम सटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होता है। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम होता है।
नेक्स्ट अब आते हैं, मटर का की चयन किया है मेंडल साहब ने। तो मटर का इसलिए चयन किया क्योंकि मटर क्या होता है, एक वर्षीय होता है। 21 साल में क्या होता है, बीज होता है, अंकुरित होता है, फल फूलता है, सब खत्म हो जाता है और मटर के पर परागण कराने में आसानी होती है। अब मटर के 7 तुलनात्मक लक्षण कौन कौन है। पहला बीज का आकार। बीज का आकार क्या लिए, एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी। प्रभावी बने मजबूत, अप्रभावी बने कमजोर। तो बीज का आकार में गोल बीज लिया और झुर्रीदार बीज लिया। बीज का रंग पीला और हरा लिया। पुष्प का रंग बैगनी सफेद लिया। फली का आकार फूली हुई और सिकुड़ी हुई। नेक्स्ट, फली का रंग कैसा था, हरा और पीला। फूल की स्थिति अच्छी और अंतस्थ। उसके बाद आता फूल की स्थिति लंबा और बौना। ये 7 प्रकार के मटर के तुलनात्मक लक्षण हैं। अब आता है मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन होता है। मटर का पौधा की ही चयन क्यों किया। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। पहला, मटर के पौधे में 7 विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। दूसरा, इनका जीवन काल छोटा होता है। समानता पर परागण होता है परंतु कृत्रिम तरीके से इसमें समानता स्वपरागण होता है परंतु कृत्रिम तरीके से हम इसे पर परागण करा सकते हैं। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनता है, ये आसानी होता है इसमें पर परागण कराने के लिए। 7 प्रकार के तुलना बताए। तने की ऊंचाई लंबा बौना, फूल का रंग बैगनी सफेद, फूल की स्थिति अच्छी अंतस्थ, उसके फली का आकार फूला हुआ सिकुड़ा हुआ, फली का रंग हरा पीला, बीज का आकार गोल या झुर्रीदार, बीज का रंग पीला और हरा। ये 7 प्रकार के तुलनात्मक लक्षण हैं। अब आता मेंडल साहब ने इसके आधार पर, मेंडल साहब ने क्या किया, इसके आधार पर इन्होंने क्या दिए, 3 नियम दिए। कौन नियम दिए, 3। पहला एकीकरण का नियम, दूसरा है क्या है स्वतंत्र विहोन का नियम, तीसरा है पृथक्करण का नियम। मेंडल साहब ने कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। जिसमें पहला है एक संकरण क्रॉस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसका मतलब जब मटर के 2 पौधों को एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों के बीच उनको क्रॉस करा जाता है उसे क्या कहते हैं, एक संकरण क्रॉस कहते हैं। यानी मटर के 2 पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है उसे क्या कहते हैं, एक संकरण क्रॉस कहते हैं। इस तरह भी कह सकते हैं जब एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर उनके बीच क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, एक संकरण क्रॉस कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लें एक संकरण क्रॉस में पहले हम देखें लंबे पौधा बौने पौधे के बीच संकरण कराना है। इसमें देखेंगे क्या कर, एक संकरण क्रॉस में सबसे पहले प्रभावी में लंबा पौधा लेंगे और प्रभावी में बौना पौधा लेंगे। तो लंबे पौधे का जीनोटाइप, लंबे पौधे का जो लंबे पौधे का ये क्या होगा, प्रभावी होगा, ये प्रभावी होगा, ये अप्रभावी होगा। जो दिखाई दे रहा है उसे फिनोटाइप कहेंगे। क्या कहेंगे, फिनोटाइप। और जो संकेत दिखाई दे रहा है इसे कहेंगे जीनोटाइप। क्या कहेंगे, जीनोटाइप। और जो जीनोटाइप अलग अलग हो गए हैं इनको यहाँ लिखा ना युग्मक, युग्मक कहते हैं। इन दोनों के बीच के जब क्रॉस कराते हैं इसे क्या कहते हैं, प्रथम पीढ़ी। क्या कहते हैं, प्रथम पीढ़ी। इसके बारे में जानते रहेंगे। सबसे पहले हम बता दें आपको, मेंडल साहब ने एक प्रभावी लिया एक अप्रभावी पौधा लिया, इनके बीच जो दिखाई देगा लंबा और बौना हमको दिखाई देगा इसे कहेंगे फिनोटाइप। इसके बाद जो टी टी स्मॉल टी दिखाई दे रहा है तो जो टी टी है ये इनके जीन है। क्या है, जीन है। इन दोनों जीनों के युग्मक, यानी युग्मक माने एक एक को सेपरेट करके लिख देना। इसके बाद इनके बीच कैपिटल टी का स्मॉल टी के फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी के बीच क्रॉस करा दिए तो फन पीढ़ी में हमको कैसा मिला, संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ। जो टी है ये तो स्मॉल टी एक कैपिटल टी है, ये तो टी है, ये तो स्मॉल टी कैपिटल टी, किसे कहते हैं हाइब्रिड टॉल प्लांट या संकर लंबा पौधा। संकर लंबा क्या कहेंगे, संकर लंबा पौधा के हम इसे कहेंगे, संकर लंबा पौधा हम लोग कहेंगे। फिर संकर लंबा पौधा का आपस में क्या करा दिया गया, सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा, यहाँ पे कैसा पॉलिनेशन होगा, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे देखिए क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण हुआ, पर परागण। पर यहाँ पे हम बात करेंगे नीचे जब भी बात करेंगे तो इन दोनों में टी और टी में क्या करा गया, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण करा दिया गया। तो जिससे हमको दूसरी पीढ़ी में क्या मिले, एक लंबा, 2 गो संकर लंबा, 1 गो बौना। इस प्रकार हम देखें यहाँ पे, इस प्रकार देख लें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, रेज कर दे पहले, हाँ
इरेज करके बता रहे हैं आपको। हाँ, यहाँ पर हमको दिखाई देगा, तो प्रथम पीढ़ी में हमको क्या दिखाई दे रहा है, दूसरे पीढ़ी में जो फिनोटिपिक अनुपात और जीनोटिपिक अनुपात, तो फिनोटिपिक अनुपात को हम पी से करते हैं, फिनोटिपिक अनुपात को पी से, तो फिनोटिपिक अनुपात तीन संबंध एक का प्राप्त, यानी 3 गो लंबा दिखाई दे रहा है, एगो बौना। और जीनोटिपिक अनुपात की बात करें तो जीनोटिपिक अनुपात में एगो शुद्ध लंबा होगा, 2 गो संकर लंबा होगा, एक बौना होगा। एक एग्जाम में पूछता है कि मेंडल के एक संकरण क्रॉस में फिनोटिपिक अनुपात 3 संबंध 1 का और जीनोटिपिक अनुपात 1 संबंध 2 संबंध 1 का प्राप्त होता है। 1 संबंध 2 संबंध 1 का प्राप्त होता है। इसको भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है। ठीक, हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अवलोकन देखेंगे कौन चीज। प्रथम संतति यानी फर्न पीढ़ी में पौधे कैसे पौधे पर लंबे पौधे प्राप्त हुए। दूसरी पीढ़ी में 3 गो लंबे 3/4 3 गो लंबे एगो बौना पौधा प्राप्त हुआ, दिखाई दिया। फिर जीनोटिपिक अनुपात अभी बताएं, फिनोटिपिक अनुपात कितना होता है, 3 संबंध 1 का, और जीनोटिपिक अनुपात 1 संबंध 2 संबंध 1 का। यहाँ पे देखो जीनोटिपिक लिख दिया आप लोगों का, कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्या चीज है, फिनोटिपिक है। क्या चीज है, फिनोटाइप का है, फिनोटाइप है, ये क्या चीज है, फिनोटाइप। यहाँ पे लिख दिया है जीनोटाइप, ये फिनोटाइप है, क्या चीज है, फिनोटाइप। इसको देख लीजिएगा, फिनोटाइप अनुपात 3 संबंध 1 का और जीनोटाइपिक अनुपात 1 संबंध 2 संबंध 1 का यहाँ पे मिलता है। आपके निष्कर्ष क्या होता है, निष्कर्ष में टी यानी कैपिटल टी व स्मॉल टी दोनों लंबे पौधे हैं। यद्यपि स्मॉल टी क्या है, बौना पौधा है। दूसरा क्या, टी की एक प्रति पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौनेपन के लिए एक स्मॉल टी ही दोनों पर्याप्त जातियों में स्मॉल टी होनी चाहिए। टी जैसे ही प्रभावी लक्षण कहलाता है और स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण कहलाता है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को। अब हम देखेंगे द्विसंकरण क्रॉस, इसका भी डिफिनेशन वही है, जब 2 प्रकार के तुलनात्मक लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं। तो जैसे प्रभावी में, यहाँ पे देखिए प्रभावी में, तो प्रभावी हम क्या लिए, प्रभावी में गोल पीला ले ली, अप्रभावी में झुर्रीदार और हरा ले लिया, जनक हो गए। प्रभावी में गोल पीला और अप्रभावी में हरा झुर्रीदार, तो गोल को आर, पीला को वाई, कैपिटल वाई, हर झुर्रीदार को स्मॉल आर, हरा को स्मॉल वाई, युग्मक बनेगा। तो आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इन दोनों के बीच हम जब क्रॉस कराएंगे तो देखेंगे 9 गो पीले, 3 गो हरे, 3 गो झुर्रीदार, एगो हरे झुर्रीदार पौधे बीज हमको प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर इनका अवलोकन करते हैं। हमको एक्टिव पीढ़ी में गोल पीले बीज 9 मिले, गोल हरे बीज 3 मिले, झुर्रीदार पीले बीज 3 मिले, झुर्रीदार हरे बीज 1 मिले। इस प्रकार 2 अलग अलग बीजों के बीच जब क्रॉस कराएं तो हमको जो फिनोटिपिक अनुपात, हमको कौन फिनोटिपिक अनुपात कोई पूछ रहा है तो कहेंगे 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 का प्राप्त होता है। यानी जो फिनोटिपिक अनुपात होता है 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 का प्राप्त होता है। अब इसके अवलोकन करेंगे, देखेंगे क्या होता है। अब लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले कोशिका के डीएनए, अब इसके बाद कोशिका के डीएनए जीन में जाते हैं, जीन के बाद सूचना स्रोत में जाते हैं, सूचना स्रोत में, फिर उसके बाद प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है, जैसे एंजाइम हो गए, हार्मोन्स होंगे। अब टी क्या करता है, जीन टी एंजाइम को दक्षता से कार्य करता है, अब पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स बनाता है जिससे लंबे पौधे होते हैं। स्मॉल टी क्या करता है, जो अप्रभावी होता है एंजाइम को कम बनाता है जिससे अपर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स बनते हैं जिससे बौने पौधे हो जाते हैं। अब आता है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण सबसे पहले जानेंगे, मनुष्यों में 46 कितने 46 गुणसूत्र होते हैं, मनुष्यों में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 पेयर में 23 जोड़े में होती है, जिसमें 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं और एक 23वां जोड़ी होता है 2 भागों में बटा होता है। एक यक्ष एक्स होता है, एक यक्ष वाई होता है। तो यक्ष वक्ष जो पाया जाएगा वो स्त्री होगी और जो यक्ष वाई होगा वो पुरुष होगा, इसी से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले लिंग निर्धारण में
तो करा लिंग निर्धारण, कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर कर, जैसे घोंघा का। इसके बाद कुछ प्राणियों जैसे कि मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र पर निर्भर करता है, जैसे एक्स एक्स रहेगा तो मादा, एक्स एक्स आएगा तो नर, मादा मतलब लड़की, नर मतलब लड़का, इसके ऊपर ये आता है। नेक्स्ट, अब आते मनुष्य में लिंग निर्धारण भी बताए। मनुष्य में 23 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र दोनों में समान होते हैं, जिसे कहते हैं ऑटोसोम्स, यानी ऑटोसोम्स एक समान होता है। जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, जिसे लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। जो एक्स एक्स होगा वो मादा होगा, एक्स वाई वाई होगा वो नर होगा। इनके भी जब क्रॉस कराएंगे, एठो एक्स एठो एक्स का, एठो इसका, एठो एक्स का, एठो एक्स का, फिर एक एक्स का, एठो एक्स का, उसी प्रकार से एक एक्स का, एक वाई का, फिर एठो वाई, फिर एक्स, यानी जो एक्स एक्स होगा वो मादा लड़की होगी, और जो एक्स वाई होगा वो नर यानी लड़का होगा। क्या होगा? लड़का होगा। नेक्स्ट, आधे बच्चे लड़के तथा आधे बच्चे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे चाहे वो लड़का अथवा लड़की हो अपनी माता से एक गुणसूत्र प्राप्त करता, अतः बच्चों को लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने माता पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ। जिस बच्चे को अपना पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है वंशागत उसकी लड़की एवं जिससे वाई गुणसूत्र मिलता है उसे लड़का पैदा होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लड़का लड़की पैदा करने का बस पुरुषों में होता है। ये नहीं कि लड़कियों को हम दोष दें कि लड़कियां हैं इसके वजह से खाली लड़की पैदा हो रही है, यही बात नहीं है। पुरुष का अगर एक्स गुणसूत्र प्रभावी है तो लड़की होगी, अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र प्रभावी है तो लड़का ही होगा, अगर दोनों बराबर हैं तो एक लड़की होगी एक लड़का होगा। क्लियर है? अब आते हैं जैव विकास। जैव विकास किसे कहेंगे? विकास वह निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम है जो हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों में शुरू हुआ, जिससे नई स्पीसीज नई जाति का उद्भव हुआ। स्थिति, लाल भृंगों का समूह, जनन के द्वारा लाल रंग में परिवर्तन, जैसे सभी भृंग लाल, केवल एक हरा था। कौवे द्वारा लाल भृंग का लक्षण, भृंगों की संख्या में कमी, अर्थात एक भृंग हरा था, संतति भृंग हरा था। हरे भृंग पर झाड़ियों में मेल, कौवे द्वारा भक्षण की कमी, हरे भृंगों की संख्या बढ़ती गई, यानी जो दिखाई दे रहे थे उनको तो खा लिए, जो नहीं दिखाई देता बच जा रहे थे। इससे निष्कर्ष निकलता हरे भृंगों की प्राकृतिक चयन का फायदा हुआ, क्योंकि हरी झाड़ियों में दृश्य नहीं होते, अतः प्राकृतिक चयन कौओं द्वारा किया गया। प्राकृतिक चयन भृंग समष्टि में अनुकूल दर्शा रहा, जिससे समस्या पर्यावरण में और अच्छी तरह से रह सके। और लाल भृंग का समूह था, जनन के लाल रंग के थे तो सभी लाल दिखाई, या केवल एक नीला था तो नीले का भक्षण कलर, जिससे नीले की संख्या क्या हो गई, धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ये भृंगों के बारे में है। नेक्स्ट, लाल भृंग सेम लाल और हरे भृंग जैसे हैं उसी तरह भी है। अब आते हैं उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण। उपार्जित लक्षण किसे कहेंगे, आनुवंशिक लक्षण किसे कहेंगे? तो उपार्जित लक्षण जानेंगे। ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीव में प्राप्त किए जाते हैं। आनुवंशिक लक्षण, ये लक्षण जीवों के वंशानुगत से प्राप्त होता नहीं, माता से पिता में, माता से पुत्र में, माने माता पिता से उनके पुत्र में, उनके पुत्र से उनके पुत्रों में स्थानांतरित होता चला जाता है। उपार्जित लक्षण, ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते हैं, वह अगली पीढ़ी वंशागत या स्थानांतरित नहीं होते। नेक्स्ट, ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं। कौन? उपार्जित लक्षण। पर ये जो होते हैं आनुवंशिक लक्षण, मानव के आंखों और बालों के रंग के परिवर्तन होते रहते हैं, इनके माता पिता के अनुसार इनमें होते रहते हैं। जात उद्भवन किस प्रकार होता है? जीन प्रवाह उन दो समष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं होते हैं किंतु आंशिक रूप से अलग अलग हैं, उसे उपार्जित कहेंगे। अब आता है उप समष्टि या उप समष्टि यक्षौन स्थानीय प्रवासी। जन्म द्वारा जिन प्रभाव हुआ स्थानीय समष्टि में भिन्नता दिखाई दी। आनुवंशिक विचलन किसे कहेंगे? किसी एक समष्टि के उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जिस जीन्स की बारंबारता से अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना। प्राकृतिक चयन किसे कहते हैं? वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूल कर्म करते हैं। भौगोलिक पृथक्करण क्या होता है?
जनसंख्या में नई पहाड़ आदि नदी जनसंख्या में नदी पहाड़ आदि के कारण होता है। इसमें दो उप समस्या के मध्य उपार्जित नहीं हो पाता। अतः आनुवंशिक विचलन किसे कहते हैं, जिसे समष्टि जे कहते हैं, वो समष्टि Z1 होगा। भौगोलिक रूप से बिगल नदी पहाड़ इत्यादि समष्टि जे हो गए। उत्तरोत्तर पर पीढ़ियां कौन कौन है, विभिन्न परिवर्तनों का संग्रहण समष्टि Z1 या समष्टि Z2 होता है। आनुवंशिक विचलन, फिर प्राकृतिक विचलन होता है। समष्टि Z1 और Z1 के बीच क्या होता है, और समरूपता, जिससे नई स्पीसीज और फर्स्ट नई स्पीसीज सेकंड बनती है। आनुवंशिक विचलन का कारण क्या होता है, डीएनए में परिवर्तन और पर्याप्त हो। दूसरा, गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन होती जाती है। अब आते हैं विकासी संबंध योजना। तो समजात अभिलक्षण, विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, यद्यपि विभिन्न जीवों में उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए पक्षियों, सरीसृप, जलचर, जल स्थलचर, स्तनधारी के पदों में आधारभूत संरचनाएं एक समान है, किंतु यह विभिन्न कशेरुकी जीवों में भिन्न भिन्न कार्य के लिए होते हैं। समजात अंग एक प्रदर्शित करते हैं कि इन अंगों की मूल उत्पत्ति एक प्रकार की पूर्वजों से हुए, जैसे जैव विकास का प्रमाण देते हैं। अब समरूप अभिलक्षण क्या है, वो अभिलक्षण जिनकी संरचना और संगठनों में अंतर होता है, सभी की उत्पत्ति भी समान नहीं होती किंतु कार्य समान होता है। उदाहरण के लिए पक्षी के अग्रपाद और चमगादड़ के अग्रपाद, ये समरूप अंग है, प्रदर्शित करते हैं, किंतु जंतुओं के जो अंग समान कार्य करते हैं अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं। जैसे जीवाश्म में जीव के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कलाद, उदाहरण जैसे कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो गया। उदाहरण के लिए अमोनाइट जीवाश्म अकशेरुकी था, ट्राइलोबाइट जीवाश्म अकशेरुकी था, नाइटिया जीवाश्म मछली था, राइजोसोरस जीवाश्म डायनासोर कपाल था। जीवाश्म कितने पुराने होते हैं, खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों से अपेक्षा अधिक नए होते हैं। होता है फॉसिल डेटिंग का होता है जीवाश्म, जिसमें जीवाश्म पाए जाने वाले किसी एक तत्व विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारित करता है। अब आता है विकास एवं वर्गीकरण। विकास एवं वर्गीकरण दोनों आपस में जुड़े हैं। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंध का प्रतिबिंब है। दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अवलक्षण समान होंगे उनका संबंध उतना ही निकट का होगा। जितने अधिक समानताएं उनमें होंगी उनका उद्भवन निकट अतीत के समान प्रवेश से होगा। जैव जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और उनका अध्ययन अवसर प्रदान करती हैं। नेक्स्ट, विकास के चरण। विकास के चरण कितने प्रकार, कई प्रकार के होते हैं। योग्यता को लाभ, आंख का विकास हो गया। आंख का विकास, जटिल आंखों का विकास डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव नहीं है, यह क्रमित रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। जैसे प्लेनेरिया में अति सरल आंख होती है, कीटों में जटिल आंख होती है, मानव में द्विनेत्री आंख होती है। गुणवत्ता एवं लाभ, पंखों का विकास। पंखे ठंडे मौसम में उष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। उदाहरण के डायनासोर के पंख थे पर पंखों से उड़ने में समर्थ नहीं थे। पक्षियों में परों को उड़ने में के लिए अपनाया। कृत्रिम चयन। कृत्रिम चयन किसे कहते हैं, बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक समान विकल्प में विकसित हो सकती हैं। 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी का एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उससे चयन द्वारा इसमें विभिन्न सब्जियां विकसित हुई, जिसे कृत्रिम चयन भी कहते हैं। जंगली गोभी था, जंगली गोभी से गांठ गोभी, फिर फूले हुए भाग बने, उसके बाद केला बना, केल बना, फिर केवल चौड़ी पत्तियां होंगी, गोभी बना, फूल गोभी बना, ब्रोंकली बना। यानी किससे बना, ये जंगली गोभियों से सब बना। नेक्स्ट, आणविक जातिवृत्ति। यह इस विचार पर निर्भर करता है कि जन्म के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। दूसरा, दूरस्थ संबंधित जीवों के डीएनए में भिन्नताएं अधिक संख्या में चयनित होती हैं। अतः मानव विकास। मानव विकास का अध्ययन मुख्य साधन है उत्खनन, समय निर्धारण, डीएनए अनुक्रम का निर्धारण,
जीवाश्मों का अध्ययन। अब आता है मानव प्राचीनतम क्या सदस्य अफ्रीका के मूल में खोजा गया, यानी मानव कहाँ से सबसे खोजा, अफ्रीका में। इसमें कौन कौन मानव थे, फिलीपींस, इंडोनेशियन द्वीप के, पश्चिमी एशिया के, मध्य एशिया के और ऑस्ट्रेलिया के। विभिन्न समूह कभी आगे और पीछे गए, समूह कई बार परस्पर विलग हो गए, कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में बढ़े, कुछ वापिस आकर परस्पर मिल गए। अब आता है आनुवंशिकी परिभाषाएं। जीन किसे कहते हैं, मेंडल ने जीन को कारक अथवा फैक्टर कहा। जीन आनुवंशिकी की इकाई है। युग्म विकल्पी या एलील किसे कहते हैं, विकल्पी विपरीत लक्षणों को के संकेत जोड़े को युग्म विकल्पी कहा जाता है। यह एक जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं। नेक्स्ट, विषमगेमी हेटेरोगैमी किसे कहते हैं, वे जीव जिनमें विपरीत विशेषकों के एलील होते हैं, जैसे टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। होमोजाइगस समयुग्मक किसे कहते हैं, वे जीव जिनमें समान विशेषकों के एलील होते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। प्रभाविता किसे कहते हैं, वह है जीन जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है। अप्रभाविता कहते हैं वह जीन जो FM पीढ़ी में छिप जाता है। जीन प्रारूप जीनोटाइप किसे कहते हैं, जीन के आधार पर प्रारूप, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। दृश्य रूप का किसे कहते हैं, जीव का बाहरी दृश्य के आधार पर प्रारूप, जैसे लंबा हो गया, बौना हो गया, जो दिखाई दे से दृश्य रूप। अब आता है कौन सी, सूक्ष्म विकास। छोटे क्षेत्र में होने वाला विकास, उदाहरण रिंगों के शरीर में रंग परिवर्तन। स्पीशीज जनसंख्या में समान जीवों का समूह जो आपस में निषेचन कर उत्पाद जीव बनाता है। गुणसूत्र धागे जैसी संरचना जो कोशिका के केंद्र में पाई जाती है, जिसमें कोशिका की आनुवंशिक सूचना होती है, डीएनए। इसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल या गुणसूत्र भी में उपस्थित होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे स्टूडेंट, आप लोगों को कोई भी दिक्कत रहेगा इस चैप्टर में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग को मिलते हैं। इसके लिए वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक करें और बहुत सारा प्यार दें। धन्यवाद मेरे बच्चों, बाय बाय।